हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो इकोनॉमिक सेक्शन का एमएसएमई टॉपिक को हमने लिया है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार बीपीएससी के लिए बीपीएससी ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर, प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रीलिम्स के लिए, सीडीपीओ के मेंस के लिए, जो कि जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन बी है उससे ये टॉपिक को हमने लिया है। और जो झारखंड लोक सेवा आयोग का जीएस मेंस का पेपर है, जीएस 5 पेपर, उससे ये टॉपिक संबंधित है। वहाँ से मैंने टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन बनाया है। अगर आप लोगों के मन में आप लोगों की सिलेबस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लिख देंगे, मैं उस टॉपिक को अवश्य आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा, उसके कॉन्सेप्ट को मैं ज़रूर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से आप क्या समझते हैं। वर्तमान समय में एमएसएमई की स्थिति की व्याख्या करते हुए इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालें तथा इनकी समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन को मैंने 4 भागों में डिवीजन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाना है कि एमएसएमई उद्यम क्या होते हैं। दूसरे भाग में समझाना है कि एमएसएमई की वर्तमान स्थिति क्या है हमारे देश में। उसके बाद हमें समझाना है कि इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, रुकावट है। और चौथे डायमेंशन में लिखना है कि सरकार जो है इनकी समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सा कदम उठा रही है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट में हम इसे इंट्रोडक्शन देंगे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम किसी भी अर्थव्यवस्था की विविधता, उत्पादन क्षमता, रोजगार और क्षेत्रीय असमानता को कम करने वाले प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि एमएसएमई जो उद्यम होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं और यही कारण है कि ये अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, विविधता लाते हैं। दूसरी बात है कि इनकी जो उत्पादन क्षमता है, देश में जो इनकी उत्पादन क्षमता है, ये बड़े उद्योगों की तुलना में कहीं एवरेज रूप से देखा जाए तो ज़्यादा है। रोजगार सृजन की भी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है और इसके द्वारा क्षेत्रीय असमानता भी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बड़े उद्योग जो स्थापित होते हैं वो वैसे क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहाँ पे उन्हें सारी फैसिलिटीज़ यानी सुविधा मिलती है। लेकिन ये जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, ये देश के किसी भी कोने में किसी भी जगह पे स्थापित हो जाते हैं। इससे ये होता है कि देश में क्षेत्रीय असमानता क्या हो जाता है, कम होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि कोई क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विकसित है और कोई क्षेत्र काफ़ी कम विकसित है या बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ। तो ये जो समानता है, समानता लाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप इसकी परिभाषा को लिखेंगे कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को चेंज किया है। उसमें कहा है कि वैसे उद्योग सूक्ष्म उद्योग आते हैं जिसमें 1 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है तथा टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। निवेश का मतलब क्या हुआ? जब हम लोग मशीन खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो हमारा निवेश होता है। टर्नओवर का मतलब हो गया कि अगर हमें उसे बेचने से जो पैसा मिलता है उसे हम लोग टर्नओवर कहते हैं। तो अगर किसी माइक्रो उद्योग में 1 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है, ठीक है, और 5 करोड़ रुपया का टर्नओवर है तो उसे हम लोग सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। स्मॉल किसे कहेंगे कि 10 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है, टर्न ओवर 5 करोड़ का है। और मध्यम उद्यम हम लोग किसे कहेंगे? तो 50 करोड़ रुपया का निवेश हो और 250 करोड़ रुपया का टर्नओवर हो तो हम लोग मीडियम कहेंगे। आप देखेंगे कि इसमें और इसमें 1 करोड़ रुपया है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 1 करोड़ रुपया से 10 करोड़ आ गया, ठीक है। और फिर 10 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 करोड़ आ जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी 5 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और 50 में जो है 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो ये 250 करोड़ रुपया आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये जो
ये जो निवेश और टर्नओवर है, ये मैन्युफैक्चरिंग और टर्नओवर दोनों ही दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत शिल्पकार, बुनकार, खाद्य प्रसंस्करण, मछुआरा, बढ़ई, मोची, दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, सड़क किनारे स्थित ढाबा, आइसक्रीम बनाने वाले, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मोटर मरम्मत करने वाले, विज्ञापन वाले जो एजेंसी होते हैं, जो पोस्टर वगैरह बनाते हैं, सभी इसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत। शिल्पकार का मतलब होता है जो काश्तकारी करते हैं लकड़ी वगैरह से, बुनकर कपड़ा बुनते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग किसी भी खाद्य सामग्री से उसको हम लोग अपग्रेड वर्जन उसका बनाते हैं। जैसे मक्का से हम लोग कॉर्नफ्लेक्स बना देते हैं, है ना। तो कॉर्नफ्लेक्स के क्या होती है, कॉर्नफ्लेक्स की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका जो बिक्री होता है और जो हमें इनकम होता है वो दोनों बढ़ जाता है। तो इस तरीके के जितने भी उद्यम आते हैं वो सब एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। भारत में एमएसएमई की क्या स्थिति है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एमएसएमई जो है हमारे देश में लगभग जो है 6.3 करोड़ उद्यम है। हालांकि ये सब एग्जैक्ट डाटा सरकार को भी नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे उद्योग रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से नहीं कराते हैं। तो ये एक एवरेज डाटा लिया गया है और उसके बाद जो है 2018-19 के बाद कोई भी डाटा नहीं आया है, इसलिए मैंने इस डाटा को लिया है। तो 6.3 करोड़ उद्यम सक्रिय हैं और ये लगभग 51% जो इनका जो विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और 49% इनका जो विस्तार है वो शहरी क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में एमएसएमई लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश यानी लगभग 55% रोजगार शहरी क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 11 करोड़ लोगों को ये क्या करता है, रोजगार देता है। आप देखेंगे कि 32% जो क्षेत्र है वो विनिर्माण क्षेत्र के लिए है, 35% क्षेत्र व्यापार के लिए है और 33% जो है ये अन्य सेवाओं के लिए हैं। यानी ये जो एमएसएमई उद्योग है विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस में लगे हैं, व्यापार क्षेत्र में लगे हैं, सबसे कम जो है अन्य सर्विस सेक्टर में लगे हुए। इस तरीके से आप पाई चार्ट के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि देश के जीडीपी में 29% का इनका योगदान होता है, जबकि कुल औद्योगिक उत्पादन का 45% का योगदान एमएसएमई का है, जबकि कुल निर्यात में 40% का योगदान होता है। तो देश के जीडीपी में 29% का योगदान, देश के औद्योगिक उत्पादन में 45% का योगदान और कुल निर्यात में 40% का योगदान है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में एमएसएमई क्षेत्र के 66% उद्यम समाज के निम्न वर्ग से जुड़े हैं। यानी यहाँ पे जो रोजगार मिलता है वो समाज के पिछड़े वर्ग और निम्न वर्ग को लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है। तो इस दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखेंगे कि 12.5% जो है एसी समुदाय के लोग इसमें जॉब करते हैं, 4.1% जो लोग हैं वो एसटी समुदाय के लोग हैं, 49.7% ओबीसी कैटेगरी के लोग यहाँ पे जॉब करते हैं और अन्य कैटेगरी जो है ओबीसी एससी एसटी से इतर और भी जो कैटेगरी है वहाँ पर इतने लोग काम करते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट में देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देश के केवल 7 राज्यों में 50% एमएसएमई है। यानी एमएसएमई उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा है 7 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में ये नया डाटा है, आप लोगों को एक डाटा पुराना भी मिलेगा जिसे आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, ये न्यू डेटा है। उत्तर प्रदेश में 14% है, पश्चिम बंगाल में 14% है, तमिलनाडु में 8% है, महाराष्ट्र में भी 8% है, बिहार में 5% ही मात्र एमएसएमई है। तो इस डेटा को भी आप लोग याद करेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी में और पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 8% है, यहाँ पे 14%, यहाँ पे 5%। एमएसएमई के सामने चुनौतियाँ क्या है, तो यहाँ पे आंकड़ों का अभाव होता है।
देश में सक्रिय एमएसएमई समानता बहुत ही छोटे स्तर पे कार्य करते हैं, जिसके कारण इनमें से अधिकांश का किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं कराया जाता है। एमएसएमई जो उद्योग होते हैं बहुत ही छोटे स्तर पे काम करते हैं, जिसके कारण इस पे किसी भी प्रकार का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। अधिकांश एमएसएमई वस्तु और सेवा कर की पहुंच से बाहर है और वे किसी प्रकार का खाता बनाने या कर देने में सक्रिय नहीं होते हैं। एक तो सरकार के पास जो है इसके संबंधित आंकड़ा का अभाव है। आंकड़ा का क्यों अभाव है? तो ये छोटे छोटे स्तर पे जो काम करते हैं ना, बढ़ई हो गए, मोची हो गए, धोबी हो गए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रीशियन हो गए, तो ये अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और यही कारण है कि ये टैक्स भी सरकार को नहीं देते हैं, जीएसटी भी नहीं भरते हैं। तो चूंकि इनके पास तो कोई अकाउंट होता नहीं है, इनका कोई फिक्स इनकम भी नहीं होता, अपना इनकम का ब्यौरा भी सरकार को नहीं देते हैं कि मंथली हम लोग इतना कमाएं। तो इससे क्या होता है कि सरकार के पास जो है इनसे संबंधित आंकड़ों का अभाव होता है। तो सरकार के पास जब डेटा ही नहीं रहेगा कि हमारे देश में एग्जैक्ट एमएसएमई उद्यम कितना है, तो सरकार इनके लिए भी कोई अच्छा कदम नहीं उठा पाती है, ठीक है। और हालांकि जो है इनका जब रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं हो पाता तो ये अपना पैसा तो बचत कर लेते हैं, लेकिन इनको कुछ नुकसान भी होता है कि सरकार के द्वारा लाए गए स्कीम का ये लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। अब जो है देखेंगे कि आर्थिक चुनौती क्या है। तो एमएसएमई क्षेत्र में वित्त पोषण की कमी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा कुल आवश्यकता का 1/3 यानी लगभग 11 लाख करोड़ रुपये से कम ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कहने का मतलब है कि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि एमएसएमई के सामने वित्तीय सुविधा की बहुत कमी है। कैसे कमी है? तो इनके पास जितनी आवश्यकता होती है उसका मात्र 1/3 हिस्सा ही इनको उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थात एमएसएमई को अधिकांश ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों से मिलते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब होता है कि अपने सेठ से, अपने महाजन से ये लोग पैसा ले लेते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं उनसे ऊंची दरों पर पैसा ले लेते हैं। क्योंकि ये सरकार से तो पैसा लेते नहीं हैं, इनके पास ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इनके पास अपना खाता नहीं होता, अकाउंट नहीं होता, तो ये लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। और ये लोग सेठ महाजन साहूकार से पैसा लेते हैं, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया ना। क्योंकि सेठ महाजन साहूकार जो होते हैं ऊंची दरों पर पैसा देते हैं। भुगतान में विलंब होना एमएसएमई के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है, चाहे वो खरीदारों से हो जिसमें सरकारी संस्थान भी शामिल है या जीएसटी आदि के तहत मिलने वाली राशि हो, ठीक है। एमएसएमई पर कोविड-19 का प्रभाव भी देखने को मिला। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था एमएसएमई का, वो एमएसएमई पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कोविड-19 का, क्योंकि आप इनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि ये अपने श्रमिकों को बैठा करके लंबे समय तक पैसा दे सके, ठीक है। तो और दूसरी बात है इनका जो अपना खर्च होता है, जैसे रूम रेंट होना, ज़मीन का खर्च देना और भी यातायात का जो खर्च होता है, ये सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए। तो इनके सामने कोरोना पीरियड में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिला। एक आंकड़ा के अनुसार एक सर्वे में कहा गया कि लघु और मध्यम श्रेणी के केवल 7% उद्यम ने माना कि वे वर्तमान समय में उपलब्ध पूंजी के माध्यम से 3 महीने से अधिक तक कारोबार होने की स्थिति में भी उद्यम को बचाए रखने में सक्षम होंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने ही ऐसा माना कि हम जो है अगर हमें सरकार अगर किसी भी तरीके से सुविधा नहीं देती है तो हम 3 महीने तक अपने रोजगार को अपने बलबूते चला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही अधिकांश श्रमिकों के पलायन हो जाने के कारण इन उद्यमों को पुनः शुरू कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे उद्योगों में काम कर रहे थे श्रमिक वो अपने गांव लौटने लगे,
ठीक है। तो इनके सामने जो है लेबर की भी समस्या उत्पन्न हो गई। तो दो प्रकार की समस्या इनके सामने उत्पन्न हो गई, एक पूंजी की समस्या उत्पन्न हो गई कोरोना पीरियड में, दूसरा लेबर की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है। और जो अपने संसाधन को लगाए हैं, ठीक है, उस संसाधन को लंबे समय तक कैसे उस स्थान पे रखा जाए, इसकी भी समस्या उत्पन्न हो गई। तो सरकार इसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है? सरकार प्रयास कर रही है, चैंपियन पोर्टल की शुरुआत सरकार की है 1 जून 2020 से एमएसएमई की समस्या के समाधान हेतु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है 8 अप्रैल 2015 से। ठीक है। सरकार ने कर में कटौती, रिफंड प्रक्रिया में तेजी के साथ विभिन्न योजनाओं, पीएम किसान, जनधन योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता और एमएसएमई उत्पादन की मांग में वृद्धि कर एमएसएमई को सहायता पहुंचा सकती है। सरकार ने पीएम किसान योजना चलाई है, जनधन योजना चलाई है। क्यों चलाई है? तो सरकार सोचती है कि अगर इसके माध्यम से, अगर इस योजना के माध्यम से अगर गाँव में पैसा अगर जाता है तो लोग कुछ ना कुछ तो सामान खरीदेंगे। तो जब सामान में गांव के लोग सामान खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मांग उत्पन्न होगा, यानी डिमांड उत्पन्न होगा। और इसके कारण क्या है, जो छोटे छोटे जो उद्यम हैं अपना उत्पादन जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो मांग तो जारी है अर्थव्यवस्था में, तो उस मांग को पूर्ति करने के लिए उत्पादन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था इस 2007-8 में। ऋण गारंटी योजना को स्टार्ट किया गया था 2000 में। उद्यमियों को बिना कुछ संपत्ति गिरवी रखे 1 करोड़ रुपया तक सरकार ऋण दे रही है। ठीक है। ये सारी योजनाओं का चर्चा आप एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए, आप इसको कंक्लूजन में भी आप आंसर में यूज कर सकते हैं कि क्या स्टेप होना चाहिए। स्टेप यही होना चाहिए कि एमएसएमई को दिया गया अधिकांश ऋण संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है। क्योंकि अधिकांश जो ऋण दिया जाता है एमएसएमई उद्यम को, वो संपत्ति के आधार पर दिया जाता है। वो बैंक में जाएंगे तो पहले उनको कागज दिखाना पड़ता है कि आपके पास कुछ पहले से संपत्ति यानी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर आपके पास है तब हम आपको ऋण देंगे, अदरवाइज बैंक उनको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देती। तो सरकार को चाहिए कि सरकार उनका क्रेडिट अपने ऊपर ले कि अगर ये ऋण नहीं लौटाते हैं तो मैं ऋण लौटा दूंगा, लेकिन इनको क्या हो, इनको सुविधा दिया जाए। ठीक है, इनको वित्तीय सुविधा दिया जाए। तो इस तरीके से इनका समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि सरकार की तरफ से एमएसएमई को ऋण सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी जारी कर सकती है सरकार, और क्रेडिट गारंटी जारी करके एमएसएमई को मदद कर सकती है ताकि इनको ऋण सुविधा मिल सके। और ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अभी ये हमारा बीपीएससी मेंस को देखते हुए, जीपीएससी मेंस को देखते हुए मैंने मेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं या आप लोगों के मन में जो भी टॉपिक आ रहा हो, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रही है, आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देंगे या इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे। मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।